आज हम इस वीडियो में विद्युत धारा के अंतर्गत किरचॉफ के नियम इसको समझेंगे। ये इस इकाई की बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। किरचॉफ के नियम विद्युत धारा में जहां पर परिपथ जटिल होते हैं तो वहां पर हमें उसको सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, जिसे वैज्ञानिक किरचॉफ के द्वारा दिया गया। और वैज्ञानिक किरचॉफ के द्वारा दिए जाने के कारण इन नियमों को किरचॉफ के नियम कहते हैं। किरचॉफ के दो नियम होते हैं। धारा वितरण संबंधी किरचॉफ का नियम कहलाता है ये, जिसमें से प्रथम नियम का पहले हम उल्लेख करेंगे, फिर द्वितीय नियम का उल्लेख करेंगे और उनको समझेंगे। इसके नोट्स आपको व्यवस्थित मिल जाएंगे, इसलिए यहाँ से नोट डाउन करने के लिए परेशान नहीं होंगे। सिर्फ आपको इस विषय वस्तु को भली भांति समझ लेने से कॉन्सेप्ट्स को आप अपने दिमाग में जो है स्थापित कर लें तो ये आगे आपको बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि ये हर जगह अप्लाई होने वाला है। आगे हम जब जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, व्हीटस्टोन सेतु पे जाएंगे, मीटर सेतु जाएंगे, विभव मापी पे जाएंगे, सब जगह ये जो है विषय वस्तु इस्तेमाल होने वाली है और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम किरचॉफ के प्रथम नियम की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं आपका। तो प्रथम नियम क्या होता है, इस पर अपन देखें क्या है। प्रथम नियम कहता है कि किसी विद्युतीय परिपथ के संधि स्थल पर, संधि स्थल मतलब जंक्शन पॉइंट, जंक्शन पॉइंट का मतलब क्या समझते हैं? सामान्य रूप से जंक्शन शब्द हमने सुना होगा, तो जंक्शन से हमारा क्या तात्पर्य है? जंक्शन से हमारे जैसे ही हम जंक्शन बोलते हैं तो क्लिक करता है कि जंक्शन मतलब कौन सा, रेलवे का जंक्शन, क्योंकि वो हम लोग कई बार सुन चुके हैं। तो रेलवे में जंक्शन की मीनिंग एक्चुअल में होती क्या है? ऐसा स्टेशन, रेलवे का ऐसा स्टेशन जहां पर चारों दिशाओं से गाड़ियां आए, ट्रेनें जो हैं चारों दिशाओं से आए और चारों दिशाओं में ट्रेनें जाएं। तो ऐसा जो स्थान होता है, जो ऐसा स्थल होता है, ऐसा स्टेशन होता है, वो क्या कहलाता है? जंक्शन कहलाता है। आपने जबलपुर रेलवे स्टेशन से कई बार यात्रा की होगी तो आपने देखा होगा यहाँ पर भी लिखा रहता है जबलपुर जंक्शन, लेकिन ये सिद्धांततः गलत है। ये जबलपुर जंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चारों दिशाओं के लिए गाड़ियां आपको अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। आपको यदि चारों दिशाओं के लिए गाड़ियां चाहिए, ट्रेनें चाहिए, तो ऐसी स्थिति के लिए आपको यहाँ से नियरेस्ट जो जंक्शन है इटारसी जाना पड़ेगा। ठीक है, इटारसी ऑल ओवर एमपी का जो है रेलवे का सबसे बड़ा जंक्शन, ठीक है ना। वहां से आपको चारों दिशाओं के लिए गाड़ियां मिल जाएंगी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चार दिशाएं जो होती हैं, चारों दिशाओं के लिए गाड़ियां मिल जाएंगी। तो वो सिद्धांततः जंक्शन है, लेकिन जबलपुर रेलवे स्टेशन जो है जंक्शन नहीं है। ये कहा जाता है इसमें सभी दिशाओं के लिए ट्रेनें नहीं मिलती, इस कारण से सिद्धांत के अनुसार जंक्शन नहीं है। बात समझ में आ रही सभी को? तो पहले तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि जंक्शन वास्तव में क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद में हमें लगता है कि आपको संधि समझ में आ गई, जंक्शन समझ में आ गया। वो संधि को यदि दूसरे शब्दों में भी कहा जाए तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जोड़। ठीक है, दूसरे शब्दों में यदि देखा जाए तो उसका मतलब क्या है? जोड़। तो जोड़ का मतलब क्या होता है? जोड़ कब होगा? जिसमें कम से कम क्या हो? दो हो। ठीक है, जिसमें कम से कम क्या हो? दो चीजें हो, तब तो उसको हम जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक चौक दिखाई दे रही है, ठीक है ना। अब एक चौक है, जब तक दूसरी चौक यहाँ पर नहीं आएगी तब तक हम क्या है? इसको जोड़ेंगे कैसे? अब हम क्या कह सकते हैं? ये जुड़ गई। तो ये जो दो नो के बीच में स्थान बन रहा है, ये स्थान क्या कहलाएगा? संधि स्थल। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होता है कि कहीं पर भी विद्युतीय परिपथ में दो या दो से अधिक धाराएं यदि किसी
से होकर जाती है तो वहां पर संधि का निर्माण होता है, विद्युतीय संधि का निर्माण होता है, इलेक्ट्रिक जंक्शन क्रिएट होता है। तो ऐसी हमने यहाँ पर एक संधि जो है एज्यूम की हुई है। ये जो यहाँ पर हमने मार्क आउट किया है, ये बिंदु हमने मान लिया क्या है, O है। ये O एक संधि स्थल है। इस संधि स्थल पर आप देख सकते हैं कि धाराएं आ रही हैं और धाराएं क्या हो रही है, जा रही है। मतलब संधि की ओर आ रही है और संधि से बाहर की ओर जा रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, यहाँ पर ये जो धारा है, मान लीजिए जैसे ये I1 हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। I1 आप देखो संधि की ओर जा रही है, फिर I2 संधि से बाहर निकल रही, इसी प्रकार से आगे I3 अंदर आ रही है, I4 बाहर जा रही है, I5 अंदर आ रही है, I6 बाहर जा रही है। ठीक है, तो ये बात समझ में। तो यहाँ पर कई धाराएं क्या हो रही हैं, संधि की ओर आ रही हैं तो संधि की ओर जा रही हैं। तो किरचॉफ ने जो नियम दिया हुआ था, उनके नियम के अनुसार क्या था कि किसी भी विद्युतीय संधि पर आने वाली एवं जाने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। पुनः हम दोहराव कर रहे हैं, इसको ध्यान से सुने। किसी भी विद्युत संधि पर आने वाली एवं जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है ना। अगर अपन इसको सिंबॉलिकली बोले तो क्या बोलेंगे, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसका क्या होगा, गणितीय रूप होगा। इसी को हमने यहाँ पर ये देखिए प्रदर्शित किया हुआ है, क्या है, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0, मतलब समस्त धाराओं का कुल बीजगणितीय योग कितना होगा, 0। यही किरचॉफ का नियम है। अब यहाँ पर चित्र के अनुसार देखिए, I1, I2, I3, I4, I5, I6 दिए हुए हैं। अब उसमें हम किसी एक धारा को पहले हमें अज्यूम करना पड़ेगा। आपकी इच्छा है, पॉजिटिव लेना पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव लेना नेगेटिव ले लो, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। ठीक है ना। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने जो अपनी अज्यूमशंस बनाई हुई हैं, उसके अनुसार जो I1 मतलब प्रवेश करने वाली धारा, संधि पर प्रवेश करने वाली धारा जो है वो क्या है, उसको हमने धनात्मक लिया है, पॉजिटिव लिया है। तो इस प्रकार से I1 क्या हो गया, पॉजिटिव। तो अब अपन ने चूज कर लिया ना कि संधि की ओर आने वाली क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो अब जाने वाली क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली जाने वाली क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर I1 और I2 क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसी प्रकार से अपन लिखते चले जाते हैं, I1 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4 प्लस I5 माइनस I6 इक्वल टू 0। अब इसका जब अपन पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, I1 प्लस I3 प्लस I5 इक्वल टू I2 प्लस I4 प्लस I6। तो हम जो है इसके आधार पर क्या कह सकते हैं, दूसरे प्रकार से इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि आने वाली समस्त धाराएं, किसी विद्युत संधि पर प्रवेश करने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग निर्गत करने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को, क्लियर। अब अपन दूसरे नियम की चर्चा करते हैं। ठीक है, द्वितीय नियम क्या होता है किरचॉफ का, द्वितीय नियम क्या होता है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम यहाँ पर अपन ध्यान देते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नियम तो क्या है, बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन दूसरे नियम में बहुत कंफ्यूजन होता है भाई, इसको बहुत ध्यान से समझें। देखिए किरचॉफ ने जो दूसरा नियम दिया हुआ, द्वितीय नियम दिया हुआ, वो क्या कहता है, किसी विद्युतीय परिपथ में, लेकिन विद्युतीय परिपथ कैसा हो, बंद हो। ठीक है, तो किसी बंद विद्युतीय परिपथ में यदि परिपथ खुला है तो किरचॉफ का दूसरा नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, हमेशा जब भी इसकी परिभाषा करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, किसी भी बंद विद्युतीय परिपथ में धारा एवं संगत प्रतिरोध, धारा एवं संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद विद्युतीय परिपथ में उपस्थित समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात सभी को, क्लियर है। ठीक है, अब यहां पर अपन इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना, मैथमेटिकली जिसे बोला जाएगा
समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई। वही चीज है, आई क्या है, धारा है, आर क्या है, प्रतिरोध है, और ई क्या है, विद्युत वाहक बल है, ईएमएफ है। तो ये समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई हो गया। अब हमने देखिए यहाँ पर क्या बनाया है, एक विद्युतीय परिपथ बनाया, ठीक है, दिखाई दे रहा सभी को। इसमें देखें ए बी सी डी, इसके बाद में सी डी ई एफ, यहां पर दो परिपथ बन रहे हैं, ठीक है ना। बंद परिपथ कितने बन रहे हैं, दो बन रहे हैं। तो हम दोनों परिपथों के लिए क्या है, किरचॉफ के धारा वितरण संबंधी द्वितीय नियम को लगाएंगे और देखेंगे इसको कैसे लगाया जाए। इस नियम को समझने के लिए पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बातें हैं, कुछ तथ्य हैं, वो आपको नोट्स में प्रोवाइड कर देंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ समझा रहे हैं, उसका ध्यान देंगे आप। देखिए इसमें हमें क्या है, किसी बंद परिपथ में जब द्वितीय नियम लगाना है किरचॉफ का, तो वहां पर हमें अपने आप एक लूप क्रिएट करना होता है, ठीक है। मतलब हमें उस बंद परिपथ की क्या है, एक डायरेक्शन एज्यूम करनी होती है, वो लूप की डायरेक्शन कहलाती है। वो हम उसके लिए स्वतंत्र कैसा भी ले सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो रहेगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये वक्राकार यहाँ पर दिशा निर्देशित किया गया है, तो ये क्या है, ये लूप की डायरेक्शन, ठीक है। इसी प्रकार इस परिपथ में भी ये लूप की डायरेक्शन है, ठीक। क्लियर हो रही बात। आप देखो भाई, इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो क्या है, वो यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको नोट्स में व्यवस्थित लिख कर देंगे, अभी सिर्फ समझना है हमको। जब कभी हम सेल पर बात करते हैं, सेल के अंदर देखते हैं, तो उसमें क्या होगा, यदि हम सेल के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, सेल के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर जा रहे हैं, तो जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो क्या लिया जाएगा, ऋणात्मक लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। और यदि हम सेल के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो उसका विद्युत वाहक बल है वो क्या लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को, ठीक। अब इसके बाद अच्छा, ये जो यहाँ पर क्या बोलते हैं, सेल के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर या ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या दिया गया है, जो लूप की डायरेक्शन है, लूप की डायरेक्शन में सेल के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर और ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जा रहे हैं अपन। बात क्लियर हो रही सभी को, ठीक है, ठीक। तो इस प्रकार से अब ये हो गया अपना क्या, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर जाने पर ऋणात्मक और ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जाने पर क्या हो गया, धनात्मक लिया जाएगा विद्युत वाहक बल। अब धारा की बात कर ले। धारा में यदि अपन लूप की दिशा में चल रहे हैं, धारा में यदि अपन लूप की दिशा में चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लूप की दिशा में धनात्मक और लूप की विपरीत दिशा में ऋणात्मक लिया जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को। लूप की दिशा में यदि हम चल रहे हैं तो क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, और लूप की विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो ऋणात्मक लेंगे, ठीक। अब अपन इसमें अप्लाई करते हैं ये जो अपन ने रूल्स यहाँ पर एक प्रोटोकॉल लिया हुआ है, उसको क्या करेंगे, अब अपन फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अपन ने कौन सा लिया, पहले बंद परिपथ ए बी सी डी में, बंद परिपथ ए बी सी डी में। बात समझ में आ रही सभी को। चलिए तो अब देखते हैं अपन ए बी सी डी में लूप की डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है। पहले अपन क्या लेंगे, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। तो यहाँ पर धारा कितनी है, I1 है, यहाँ पर इसके संगत प्रतिरोध कितना है, R1 है। तो पहला क्या हो जाएगा, I1 R1। अब सवाल उठता है कि ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। तो आप देखो इसमें पहले लूप की डायरेक्शन कैसी जा रही है, लूप कैसा जा रहा है, देखिए ये इधर से ऐसा, ये ऐसी लूप की डायरेक्शन, समझ में आ रही बात सभी को। तो लूप कैसा जा रहा है, धारा की दिशा में जा रहा है, ठीक है। या यूं कहें कि धारा जो है लूप की दिशा में जा रही है, ठीक है। तो लूप की दिशा में धारा जा रही है तो क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। तो I1 R1 क्या होगा, धनात्मक होगी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, I2 फिर R2। तो I2 और R2, बात समझ में आ रही सभी को। तो I2 R2 क्या होगा, ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, कैसे डिसाइड करें अपन, लूप देख लो सबसे पहले आप, लूप कैसा जा रहा है इसमें, ठीक है ना। तो अपन देखो इधर से
इस प्रकार से जा रहा है। धारा इधर जा रही है, धारा कहाँ जा रही है, इस तरफ जा रही है, और लूप किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। मतलब लूप की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, और जब लूप की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, -I2R2। क्लियर। अब अपन सेल पे आते हैं, इसमें कुल कितने सेल लगे हुए हैं उनके चिन्ह देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे पहला तो E1 लगा हुआ है, तो लूप की डायरेक्शन E1 के लिए क्या है, E1 में लूप कैसा चल रहा है, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर। तो जब हम सेल में ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जाएंगे तो क्या लिखा हुआ अपन, धनात्मक, तो E1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इसके बाद में E2 में देखिए, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर लूप जा रहा है, तो धन सिरे से ऋण सिरे की ओर देखो क्या है, नेगेटिव, तो -E2 हो जाएगा। क्लियर सभी को, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अपन दूसरा परिपथ लेते हैं, कौन सा, CDEF। क्लियर है। तो CDEF में अब जल्दी से अपन देख लेते हैं, ठीक है, एक बार अपन ने समझ लिया ना। यहाँ पे क्या है, धारा I2 है, इसके संगत प्रतिरोध R2 है, तो I2R2 क्या होगा, अब आपको बनना चाहिए। देखो लूप कैसा जा रहा है, धारा की दिशा में लूप, मतलब धारा की दिशा जो है लूप की दिशा में, तो I2 क्या होगा, I2R2 पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव लिख दिया अपन। फिर यहाँ I1 + I2 है, तो I1 + I2 की डायरेक्शन भी इधर है और लूप की डायरेक्शन भी इधर है, मतलब दोनों की दिशा क्या है, एक सी। लूप की दिशा में धारा की दिशा है, तो I1 + I2 और इसके संगत प्रतिरोध कितना हो गया, R3, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो I1 + I2 R3। अब बात आती है इक्वल टू, सेल कितने लगे हुए, सेल सिर्फ इसमें E2 लगा हुआ है, ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। तो सेल E2 यहाँ पर लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, कहां से कहां जा रहे हैं अपन, लूप की दिशा देखो यहाँ पर फॉलो क्या हो रही है, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर। तो यहाँ पर अपन देखें ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जब जाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया कितना, E2 पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से I2R2 + I1 + I2 × R3 = E2, ठीक है ना। हमें लगता है कि आपको किरचॉफ के धारा वितरण संबंधी नियम समझ में आ गए होंगे। आगे अपन व्हीटस्टोन सेतु पर चर्चा करेंगे।